जय हिंद प्यारे साथियों, 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हिंदी का एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं जो कि आपके आने वाले यूपीपी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरलाल नागर, नागार्जुन। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि प्रसिद्ध उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं देखें तो जिनमें हिंदी साहित्य की भूमिका शामिल है, बहुत फेमस रचना है। दूसरा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, अशोक के फूल, चारू चंद्रलेखा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो इसमें आपको सर्वनाम बताना है, कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा या फिर निजवाचक सर्वनाम होगा। तो ये कुछ यहाँ पर सर्वनाम है और इतना है, तो इन दोनों सर्वनाम का बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर इतना की बात हो रही है, यानी कि मात्रा की बात हो रही है, लेकिन कोई निश्चित मात्रा नहीं है। और यहाँ भी कुछ कहा गया है, कोई निश्चित मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, क्योंकि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कोई या कुछ आदि। ठीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह इनमें से कौन सा है? या पत्र के पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन कौन से हैं? तो पानी ये तो नहीं है, पवित्र, पन्ना, सांप ये भी नहीं आएगा, पत्ता, चिट्ठी, पंख। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। डी भी देख लेते हैं। तो पन्ना, पंख, यहाँ मोती आ गया, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है कि पत्र शब्द के अनेकार्थक शब्द जो कि पत्ता, चिट्ठी, पंख हैं। ठीक है, सी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती या फिर दुपक्षी। तो विरोधी पक्ष का इसके लिए एक शब्द हो जाएगा विपक्षी। राइट ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो उसको व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द होगा? अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनादि, अद्वितीय। तो इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभूतपूर्व। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और जो पहले हो चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा भूतपूर्व। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? 1955, 1962, 1965, सन 2000। तो साहित्य अकादमी की स्थापना जो कि 1954 में की गई थी, ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता था। और सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 1955 में दिया गया था। 1954 में स्थापना हुई और 1955 में पहली बार दिया गया था, लेकिन 1962 में इनमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? उज्ज्वल, इकट्ठा, कमल या उपरोक्त। तो इनमें से उज्ज्वल शब्द जो कि तत्सम शब्द है। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगर इसका तद्भव देखेंगे उज्ज्वल का, तो उज्ज्वल का तद्भव होता है उजला। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और एकत्र का यहाँ पर इकट्ठा है, ये कौन सा शब्द है? तो ये तद्भव शब्द है। इसका अगर तत्सम देखेंगे तो इसका तत्सम होता है एकत्र। ठीक है, उपरोक्त का तत्सम क्या होगा? तो उपरोक्त का तत्सम होगा उपर्युक्त। क्या होगा? उपर्युक्त। और कमल का तत्सम क्या होगा? तो इसका होगा कमल। ठीक है, कमल इसका तत्सम हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास विग्रह वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, इसका समास विग्रह सही क्या हो जाएगा? 10 है आनंद जिसके, 100 है आनंद, तो 100 की बात ही नहीं की गई। 10 है नान, नान की भी नहीं हुई।
10 हैं आंगन की भी नहीं हुई, यानी कि 10 हैं आनन जिसके 10 सिर हैं उसे दशानन कहा गया है, अर्थात रावण। और ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि समास का। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य इनमें से कौन सा है? रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट, चंद्रसार। तो रामचरितमानस की रचना जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा की गई है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। वही रामचंद्रिका की बात करें तो रामचंद्रिका जो कि केशवदास के द्वारा इसकी रचना की गई है, ध्यान रखेंगे रामचंद्रिका की रचना केशवदास जी के द्वारा की गई है। अखरावट की रचना जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा पद्मावत की रचना की गई है। बहुत फेमस है, पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में कि पद्मावत की रचना किसके द्वारा की गई है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये चंद्रसार जो कि रचना किसकी है, तो ये रसखान की रचना है, रसखान की है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है? बहुत ही फेमस उपन्यास है, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती, विष्णु शर्मा। तो रंगभूमि के रचयिता जो कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? परिमल, नीरजा, कामायनी, अनामिका। तो इनमें से कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाएं देखें तो इनमें ध्रुव स्वामिनी शामिल है, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त शामिल है, स्कंदगुप्त शामिल है, कंकाल, तितली, तितली आदि इनकी फेमस रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वहीं अगर नीरजा की बात करें किसकी रचना है, तो नीरजा जो कि महादेवी वर्मा जी की रचना है, महादेवी वर्मा जी की रचना है नीरजा। ठीक है, परिमल किसकी रचना है, तो परिमल जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। शब्द है धर्मात्मा, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मा प्लस आत्मा, तो ये तो नहीं होगा। धर्म प्लस आत्मा, धर्मा प्लस तमा, ये भी नहीं होगा। धर्मा प्लस तमा, ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा बराबर धर्मात्मा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, और इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल का सही समान अर्थ वाला शब्द इनमें से कौन सा है? दक्षता, नीड़, ज्योतिषा या फिर चपल। तो इनमें से कौशल का समानार्थी शब्द जो कि दक्षता है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे, ये भी घर है, गलत है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए भी गलत है, क्योंकि मैं रविवार के दिन, अगर यहाँ रविवार ही बोल दिया तो दिन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कि मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, भलाई का बदला बुराई, सर्वत्र विजय हासिल करना या फिर अधूरा ज्ञान। तो नेकी का फल बदी इसका अर्थ होता है कि भलाई का बदला बुराई, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? लोक ब्याज, लोक रुच, लोक कल्याण या फिर लोकहित। तो पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी अर्थ होता है लोकहित, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न, तितली के रचनाकार कौन है? निराला, जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो तितली के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं बता चुके हैं,
जिनमें कंकाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, आंसू, लहर, झरना आदि शामिल हैं। ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी या फिर विशेषण संबंधी? तो इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, शुद्ध वाक्य अगर इसका देखें तो होगा कि उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन यहाँ पर लिखा है उन्होंने, जो कि सर्वनाम गलत है। उन्हें अगर होता कि उन्हें कहाँ जाना है तब वाक्य सही हो जाएगा। तो कौन सी गलती है इसमें? तो सर्वनाम संबंधी है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का, व्यंजनों का, अत्ययों का या संज्ञाओं का? तो स्वर संधि में जो मेल होता है वो स्वरों का मेल होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, इसीलिए इसका नाम है स्वर संधि। ठीक है, और आपको बताना संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि 3 प्रकार की मुख्यतः होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि, समास, समास विग्रह, समास विच्छेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखिएगा। तो सामासिक पद को तोड़ना जो कि कहलाता है समास विग्रह। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है? कर्ता, भाव, विचार या फिर कर्म? तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं या फिर वाच्य कहलाते हैं? तो ऐसे शब्द जिनमें वचन, लिंग, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहा जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से? जैसे कि तथा शब्द होता है, ठीक है, और शब्द होता है, जिनमें कोई भी परिवर्तन ना हो सके वो सभी अव्यय शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला, कोष्टक में दिया गया विराम चिन्ह का नाम क्या है? पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक है, अल्प विराम है या फिर योजक चिन्ह है? तो पूर्ण विराम तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है किसी भी वाक्य के अंत में। अल्प विराम जो कि इस तरीके से होता है। प्रश्नवाचक जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है, और योजक चिन्ह, ये दो शब्दों को जैसे धीरे धीरे में योजक चिन्ह लगा है तो ये योजक चिन्ह होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? रमेश धीरे धीरे भोजन करता है, सही है। रमेश धीरे धीरे भोजन क्यों नहीं करता है? ये भी सही है। तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, ये भी सही है। मैं खाया हूँ, तो इसमें अशुद्ध वाक्य मैं खाया हूँ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस वाक्य का अगर शुद्ध रूप देखेंगे तो हो जाएगा कि मैंने खाया है, ये शुद्ध वाक्य इसका हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, रस के अवयवों की संख्या कितनी है? 9, 4, 8 या 7? तो रस के अवयवों की संख्या जो कि 4 है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन कौन से हैं? तो इनमें विभाव है पहला, ठीक है, अनुभाव है दूसरा, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ये रस के 4 अवयव हैं। ठीक है, और संचारी भावों की संख्या कितनी होती है कभी कभी पूछ लेता है। तो संचारी भावों की संख्या जो कि 33 है, और स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 9 स्थायी भाव की संख्या होती है और 33 जो कि संचारी भाव की संख्या होती है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुधा के विलोम शब्द क्या होगा? बेमेल, सदैव, यदा कदा या फिर बाध्य? तो बहुधा का विलोम शब्द हो जाएगा यदा कदा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। ठीक है, बहुधा का अर्थ अगर देखेंगे तो इसका अर्थ होता है ज्यादातर, और तथा यदा कदा का अर्थ होता है कि जब जब या जब कभी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न, कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नरेंद्र कोहली या रघुवीर चौधरी? तो कितनी नावों में कितनी बार, ये काव्य संग्रह है, इसके रचनाकार
जो कि अज्ञेय जी हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? राजभाषा है, काव्य भाषा है, राष्ट्रभाषा है या फिर तकनीकी भाषा है? तो काव्य भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा, जो कि ब्रज भाषा का काव्य भाषा में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। लेकिन हिंदी, केवल हिंदी पूछा है, तो हिंदी को किस वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है भारत में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको राजभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न, निहार किसकी रचना है? नागार्जुन, महादेवी वर्मा, दिनकर या मुंशी प्रेमचंद? तो निहार जो कि महादेवी वर्मा की रचना है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? कृष्णदास, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, सूरदास जी? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक जो कि वल्लभाचार्य जी हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? मैथिली, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती भाषा? तो मागधी अपभ्रंश से जो कि बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। किसका हुआ है? तो बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। और बिहारी हिंदी में जो भाषाएं शामिल हैं उनमें आपकी मैथिली भाषा है, ठीक है, भोजपुरी भाषा है, मगही भाषा है, मगही भाषा हो जाएगी, और अंगिका भाषा है। कौन सी भाषा है? अंगिका भाषा है, और वज्जिका भाषा शामिल है। तो ऑप्शन में आपके मैथिली दिया है, तो मैथिली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जात शत्रु, उद्दूत, ये भी नहीं होगा, आजन्म शत्रु, ये भी नहीं होगा, अजात शत्रु इसके लिए एक उपयुक्त शब्द हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी है। झरना के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो झरना के रचनाकार जो कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो संपर्क का पर्यायवाची शब्द इनमें से बताना है कौन सा नहीं है। तो मिलन, संयोग, भेंट, ये तीनों जो कि संपर्क के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीचे गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले अच्छे से गद्यांश पढ़ना है। जीवन रुकने का नहीं, चलने का नाम है। कुछ लोग असफलता की अवस्था में निराश होकर अपने उत्साह का दामन छोड़ बैठते हैं। वे भूल जाते हैं कि परिश्रम और प्रयत्न में तो भाग्य को बदल देने की भी क्षमता रहती है। आलसी बनकर रोना धोना व्यर्थ है। मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, अतः उसे अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए आशा का सहारा लेना चाहिए। आलसी बनकर रोना धोना व्यर्थ है। मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, अतः उसे अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए आशा का सहारा लेना चाहिए। आलसी बनकर समय व्यर्थ करना अपने साथ अन्याय करने जैसा है। हमें अपने साधनों एवं क्षमताओं का प्रयोग कर प्रगति के पथ पर बढ़ना चाहिए। हमें भावात्मक कार्य की अपेक्षा रचनात्मक कार्य करने चाहिए। दुख में घबराना कायरता का प्रतीक है। हर शाम सूरज को ढलना ही है, रात को आना ही है। तो क्या अंधेरे में हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहा जाए या उठकर एक दीपक जला लें? सूर्य के समक्ष दीपक की क्या विसात, पर एक दीपक भी पर्याप्त है घर को रोशन कर देने के लिए। तो ये गद्यांश है, इसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जीवन किसका नाम है? श्वासों के आवागमन का, आत्मविश्वास का, निरंतर कर्मरत रहने का, या फिर ईश्वर के प्रति आस्था का? तो उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जो कि जीवन का नाम है, तो जीवन का नाम है निरंतर कर्मरत रहने का, यानी कि निरंतर काम करते रहने का। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश में एक दीपक भी पर्याप्त है घर को रोशन करने के लिए। पंक्ति से क्या अभिप्राय या अर्थ है? कि अंधेरा दूर करने का प्रयास, दीपक जलाने की प्रेरणा, दीपक की महत्ता, या छोटी छोटी उपलब्धियां प्राप्त करने की प्रेरणा? तो छोटी छोटी उपलब्धियां प्राप्त करने की प्रेरणा, इसका एक अर्थ है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार भावात्मक और रचनात्मक कार्यों में कौन ज्यादा
महत्वपूर्ण है, भावात्मक, रचनात्मक, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें रचनात्मक कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।